भारत एक डाइवर्स कल्चर और रिच हेरिटेज वाला देश है, लेकिन इसके दिल में एक ऐसा अंधेरा कॉन्फ्लिक्ट छुपा हुआ है जो कि दशकों से चल रहा है। एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसे कहा जाता है कि बॉर्डर पे तो 100 सोल्जर शहीद होते हैं, बट बॉर्डर के अंदर ये हजारों जिंदगियां ले चुका है और आज भी हमारे देश की बुनियाद को ये चैलेंज कर रहा है। तो जी हाँ, आज हम लोग बात कर रहे हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में, जिसे नक्सलिज्म भी कहा जाता है। तो ये हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का 4th लेक्चर है। इससे पहले हम लोग जो है 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसको डिटेल में देखेंगे। सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड देखेंगे जो आपके एग्जाम में आपके आंसर राइटिंग में झलके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। को याद करने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। हम लोग 4R टेक्निक के थ्रू इसको याद करेंगे, जिसमें रीड, रिकॉल एंड रिवाइज होता है और री रिवाइज होता है। ये आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी। जो लोग पहले हैं उनको पता है, जो लोग नए हैं उनको भी आज पता चल जाएगा। तो बस अब आप जो है इसमें अच्छे से जो भी चीज़ मैं बोलूँ, जैसे भी बोलूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको सारी चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। और हमेशा के लिए आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कमेंट में लिखना है आई विल क्लियर यूपीएससी फॉर मैनिफेस्टेशन, देन इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग रीड करते हैं। तो चलिए बात करते हैं रीड के बारे में। तो आज हम लोग जो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को होलिस्टिकली कवर करने वाले हैं, क्योंकि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अभी मैं पीवाईक्यू आपको बताऊंगा। ऑलमोस्ट हर अल्टरनेटिव साल में एक क्वेश्चन तो यहाँ से आता ही है। तो जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, ये सारे टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। ये सारी थीम भी है उसकी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है इंटरनल सिक्योरिटी के हम लोग ऑलरेडी नोट से जो है जारी कर चुके हैं, आपको लॉन्च कर चुके हैं। तो ये जस्ट 99 में है। मैंने बहुत ही कम मार्जिनल प्राइस रखा हुआ है। तो आप लोग जो है ये टेलीग्राम के यहाँ पे जाके इस पर करके जो है परचेस कर सकते हैं। और यहाँ व्हाट्सअप नंबर या इस पर कॉल नहीं करना है आप लोग को, व्हाट्सअप करके आप लोग इसको मिल जाएंगे। और डिजास्टर मैनेजमेंट के भी हम लोगों ने लॉन्च कर दिए। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है आप लोगों का। इसमें भी हम लोगों ने आर टेक्निक वगैरह जो है सब उसमें इंक्लूड करी है नोट्स में, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। तो ये जस्ट 49 में है, आप लोग को मिल जाएंगे। तो ये जो है, और अभी मैं जो पढ़ाने वाला हूँ ये आपको मेरे नोट से ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि क्या होगा कि हमारी एक मेमोरी होती है पिक्टोग्राफिक मेमोरी। इसमें होता क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैनी टाइम आप लोग फेस करते हो कि आप लोग जो वीडियोस में देखते हो, जो नोट्स होते हैं ना, वो कई बार अलग होते हैं। तो उससे क्या होता है कि पिक्टोग्राफिक मेमोरी जो होती है ना, वो हमारी डाइवर्ट हो जाती है। तो मैं आपको नोट से ही पढ़ाऊंगा, जिससे क्या होगा कि आप जब रिवाइज करोगे ना, तो आपकी जो पिक्टोग्राफिक मेमोरी है उसमें वो छप जाएगा। वो मेमोरी बहुत स्ट्रांग होगी। तो आप लोग को क्या होगा कि वो वन स्टॉप सॉल्यूशन है नोट्स। तो आप लोग को यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर आपको जाके कुछ नहीं करना है, बस उस नोट्स को ऊपर ऊपर से देख लेना है। बाकी सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पर याद करवा ही दूंगा। तो चलिए अब हम लोग जो है हमारे नोट्स से याद करते हैं। पर उससे पहले सिलेबस देख लो। तो सिलेबस में जो हमारा लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट ऑफ स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म है, इससे पहले 3 वीडियो हम लोग बना चुके हैं। 3 वीडियो में हम लोगों ने पहले बेसिक देखा था, देन उसके बारे में एक्सट्रीमिज्म के बारे में देखा था, उसमें निमोनिक्स वगैरह भी देख ली थी, देन रेडिकलिज्म देखा था, जो कि पीवाईक्यू में भी आया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ पर आई आइकन का बटन दिख रहा होगा, यहाँ से जाके क्लिक करके आप वो भी देख सकते हैं। तो अब बताऊं कि अगर इसका ट्रेंड देखें तो ट्रेंड में देखोगे कि हर साल आपका 50 नंबर का क्वेश्चन आता ही है यहाँ से। तो आप लोग को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है और जल्दी आपका कवर हो जाएगा। तो ये हमारा रीड वाला पार्ट रहा, और ये रहे पीवाईक्यू, जिसमें आप लोग देख रहे होंगे हाईलाइटेड वाला पार्ट है। इससे ये पता चलता है कि ये वाला जो टॉपिक है वो थीम में है हमारा। तो ये सारे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ये सारी चीज़ जो है हम लोग आज कवर करेंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारे पीवाईक्यू मैंने बहुत ध्यान में रखा है कि पीवाईक्यू सिलेबस का एक एक कीवर्ड हम लोग जो है एक्सप्लोर करें। तो चलिए अब हम लोग जो है हमारे नोट्स को देखते हैं। सिर्फ नक्सलिज्म को हम लोग देख लेते हैं। तो जितना टू द पॉइंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, सिर्फ उसी को ही हम लोग देखेंगे। अब जो नक्सलिज्म, बहुत सारे लोग न्यू होंगे, जो लोग पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा मैं बेस बना देता हूँ। तो बेस के लिए ये जानो कि जो नक्सलिज्म का ओरिजिन होता है, उसकी जो रूट है ना, वो रूट आपको मिलेगी कार्ल मार्क्स के पास। जो जर्मनी में कार्ल मार्क्स थे, तो कार्ल मार्क्स ने क्या करा था कि उन्होंने एक थ्योरी दी थी कम्युनिज्म की। ठीक है, कम्युनिज्म जो है उन्होंने एक थ्योरी दी थी। तो वो जो कम्युनिज्म था, एक होता है कम्युनलिज्म भी होता है, जिसको संप्रदायवाद बोलते हैं, वो अलग चीज़ है। ठीक है, और ये कम्युनिज्म है जिसको साम्यवाद कहा जाता है हिंदी में। तो जो कम्युनिज्म था, उन्होंने ये कम्युनिज्म की फिलॉसफी दी थी। उन्होंने ये तो बता दिया था कि जो पर्सन है, जो भी, देखो उस टाइम पे क्या हुआ करते थे, हैव्स और हैव्स नॉट टाइप के 2 लोग हुआ करते थे, जिनके पास है और जिनके पास नहीं है। तो जो लोग गरीब लोग थे, उनको जो है वो उन्होंने कहा था कि स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल करने के लिए उनको रिवोल्ट करनी पड़ेगी। तो स्ट्रगल करने के लिए रिवोल्ट करना पड़ेगा। बट उन्होंने ये चीज़ थ्योरी तो दी थी कम्युनिज्म के लिए कि आपको रिवोल्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन रिपोर्ट जो रिवोल्ट है, ये रिवोल्ट ये कैसे होगा वो उन्होंने नहीं बताया था। उन्होंने बस थ्योरी दी थी। उन्होंने ये बता दिया था कि ऐसे करना और ऐसे करना है, बट ये जो रिवोल्ट कैसे होगा वो नहीं बताया था। तो जो कार्ल मार्क्स ने जो ये थ्योरी दी थी अपनी,
कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म की कि हाँ रिवोल्ट करना चाहिए, जो गरीब क्लास है, जो जिनके पास जो है जो कैपिटलिस्टिक के शिकार हैं, तो वो उन लोग को रिवोल्ट करना चाहिए उनके खिलाफ। बट क्या हुआ, ये कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये इन्होंने नहीं बताया था, तो इसी का इम्प्लीमेंट किया, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया चाइना में माओ जेडोंग ने। चाइना के उस टाइम पे वो थे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री थे, तो माओ जेडोंग जो थे उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करा, और इन्होंने जो एक नई लेकर आए, नई फिलॉसफी लेकर आए जिसको बोला जाता है माओइज़्म। माओइज़्म, ठीक है। तो जो माओइज़्म था आपका, वो किसके बेसिस पे आया था, वो माओ जेडोंग के नाम पे इसको माओइज़्म को कहा गया। तो इन्होंने क्या करा था कि जो कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी है उसी को इम्प्लीमेंट कर लिया था, और इसमें ना वायलेंस कहा जाता है कि बंदूक की नोक पे आपको जो है विजय मिलेगी, बंदूक की नोक पे ही आप लोग को आगे बढ़ाया जाएगा, तो वायलेंस की बात करते थे। अब इसी का एक सिमिलर हुआ करता था रशिया में हुआ करते थे लेनिन हुआ करते थे। तो इन्होंने भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करा, अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करा, तो उसको कहा गया वो फिलॉसफी को लेनिनिज्म, ठीक है। तो तीन फिलॉसफी थी, एक माओइज्म हो गया जो चाइना में, और जो रशिया में थी वो हो गया लेनिनिज्म। तो इतना कंसेप्ट समझ में आ गया। फिर क्या हुआ कि ये जो माओ जेडोंग ने ये अपने चाइना में इम्प्लीमेंट करा, और इसी से इंस्पायर होके हमारे इंडिया में आप एक एरिया है नक्सलबारी वेस्ट बंगाल में एक जो है एरिया है नक्सलबारी। तो वो जो एरिया है नक्सलबारी, वहीं से क्या हो गया कि ये जो नक्सलिज्म है उसका ओरिजिन हुआ। ये जो नक्सलिज्म लिखा हुआ है ना, ये नक्सलबारी से आया हुआ ये नाम, ठीक है। तो कहीं और से नहीं आया, ये नक्सलबारी वेस्ट बंगाल में, वहाँ से ये नाम आया हुआ है। तो नक्सलबारी में जो उस टाइम पे हुआ करते थे, चारू मजुमदार वगैरह हुआ करते थे, अभी मैं हिस्ट्री में बताऊंगा, तो वो उन्होंने इसको जो है इंडिया में इम्प्लीमेंट करा। ये वेस्ट बंगाल में, ये जैसा कि आप लोग को दिख रहा है ना वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ पे से ये स्टार्ट हुआ था। तो कार्ल मार्क्स से माओ जेडोंग से ये यहाँ पर आया। इसको जो है माओइज्म भी बोला जाता है, बट हमारे इंडिया में इसको नक्सलिज्म बोला जाता है, क्योंकि ये नक्सलबारी से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो ये जो हिस्ट्री है, ये बैकग्राउंड ही ये नहीं पूछा जाता एग्जाम में, बस आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। तो समझ में आ गया, ये नक्सलिज्म है, इसको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी कहा जाता है। इससे पहले हम लोगों ने बात कर चुके हैं कि एक्सट्रीमिज्म वगैरह क्या होता है, वो सारी चीज़ देख चुके हैं। अब इंट्रोडक्शन जो है, आप लोग चाहे तो अगर क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन में डेफिनेशन बेस्ड लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंटेक्स्ट देखना पड़ेगा आपको कि किस बेसिस पे पूछ रहा है, उस कंटेक्स्ट के हिसाब से पूछ लीजिएगा, मतलब उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। डेफिनेशन बेस्ड हो गया, जैसे कि बता दीजिएगा कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है उसको क्या कहा जाता है, माओइस्ट और नक्सलाइट्स भी कहा जाता है। इनका एम क्या है, ओवर थ्रू इंडियन डेमोक्रेटिक स्टेट थ्रू आर्म रेवोल्यूशन एंड वायलेंस। तो मतलब कि जो इनका मेन मकसद क्या रहता है कि जो डेमोक्रेटिक स्टेट है की जो गवर्नमेंट है उसको ओवर थ्रू करना बाय आर्म्स, मतलब कि हथियार से और वायलेंस से। फैक्ट बेस्ड कोई फैक्ट दे सकते हो कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में जो वायलेंस हुआ करता था वो ड्रॉप हुआ है 77% फ्रॉम 2009 से लेकर 2023 के बीच में, ओके। और जो 89% जो है वो कम डेथ देखने को मिली हैं। तो ये जो है ये दिखाता है कि सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है इसमें। हिस्टोरिकल बेस दे सकते हो कि नक्सलवारी से ये स्टार्ट हुआ था, फिर देन जो है 11 स्टेट में फैल गया, और जो 2004 तक जो है एक ये रेड कॉरिडोर के नाम से जाना लगा था। तो रेड कॉरिडोर कुछ नहीं है, नक्सली लोग जहाँ पर रहते हैं, जितना एरिया उन लोगों ने, या कह लो उनका इलाका जो होता है, उसी को रेड कॉरिडोर कहा जाता है। तो वो जो है अभी मैप भी दिखाऊंगा, उसमें आपको दिख जाएगा। आयरनी फैक्ट बेस्ड होता है, मतलब कि कुछ ऐसा सॉलिड जो है, आप एक फैक्ट बता दीजिए, ऐसी चीज़ बता दीजिए जो उसको आइडेंटिफाई कर दे। तो जैसे कि डिस्पाइट डिक्लाइन मेन स्ट्रीम मीडिया ऑफन हाईलाइट अ नक्सलाइट क्लेम ऑन इशू, जैसे ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट एंड कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन। करेंट बेस में कोई भी अभी अगर न्यूज़ में चल रहा होगा, कहीं पर हमला हुआ है नक्सलाइट का वगैरह का, तो वो भी ऐड कर सकते हो। कंपेरेटिव डाटाबेस ना, ये थोड़ा सा यूनिकनेस लाता है आपके आंसर्स में। अगर आप दो डाटा को कंपेयर करके बताते हो ना, तो फिर वो जो है ना एक अट्रैक्टिव वे में इंट्रोडक्शन हो जाता है कई बार। लेकिन ये है कि रिलेवेंट देखना कि वो किससे रिलेवेंट है। तो जो वायलेंस है वो उसको कम हुआ है अगर कंपेयर में देखें 2009 से लेकर 2023 के बीच में, ठीक है। तो ये जो है, तो नक्सलिज्म अगर सिंपल लैंग्वेज देखें, अगर हम लोग को समझे कि नक्सलिज्म सिग्निफाइज violent armed struggle by the people to overthrow establish the government following by Maoist ideology। ये सिंपल इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। बहुत मैंने शॉर्ट में लिखा है, मैंने देखे थे, मैंने मार्केट में और भी देखे हैं सारे नोट्स, उनमें इतने बड़े बड़े पैराग्राफ में लिखे रहते हैं, तो उसी को मैंने पॉइंट आउट किया कि यार ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वहाँ पर तो हम लोग को बहुत शॉर्ट लिखना होता है, तो इसलिए मैंने ना शॉर्ट में लिखा है। अब डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, इनको रटना और पुट करना है अपने आंसर्स में। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऑलरेडी आप लोगों ने टेस्ट लगाए हुए हैं, हम लोगों ने फुल लेंथ टेस्ट लगाए हैं, तो बस
आप लोग जो अगर बाद में भी देख रहे हैं तो टेस्ट वहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारा जो लाइव आंसर राइटिंग ग्रुप है या जो आंसर राइटिंग ग्रुप है हमने 2025 के लिए बनाया, आप उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ कोट्स भी हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के, जिन्होंने कहा था कि वी मस्ट हाउ एवर रिकॉग्नाइज दैट नक्सलिज्म इज नॉट मेरिली लॉ एंड ऑर्डर इशू। वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है, बहुत सारा इशू है, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द कॉन्स्टिट्यूशन इंटेंडेड दैट की लैंड ऑलवेज शुड रिमेन विद द ट्राइबल्स। तो ट्राइबल्स को जो है राइट्स देना चाहिए लैंड्स के। ओके अगर वो नहीं देते हैं, उनकी ट्राइबल्स की ज़मीन छीन लेंगे तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन के कारण वो गवर्नमेंट के खिलाफ जाएंगे और फिर ये नक्सलिज्म को होगा। रीसेंट ट्रेड वगैरह देख लीजिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि जो है 20% डिक्रीज देखने को मिला है। ऑर्गेनाइज जो पॉलिटिकल वायलेंस हुआ करता था जिसमें नक्सलिज्म और माओइस्ट इंसर्जेंट हुआ करते थे, ठीक है। तो कुछ रिपोर्टेड इवेंट्स हैं, जैसे कि आप लोग को देखने को मिलेगा कि टोटल इवेंट जो है वो डिक्रीज़ हुए हैं, 95 से लेकर 235 हो गए हैं, ठीक है। और ये डिक्लाइनिंग, ये सारी चीज़ पढ़ लेना। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं बस आपकी जो लिसनिंग मेमोरी है ना उसमें वर्क कर रहा हूँ। अभी आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा, एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी हो गई, अभी मैं भी पढ़ा रहा हूँ तो इसमें आपकी पिक्टोग्राफिक मेमोरी भी हो रही है और लिसनिंग मेमोरी भी बढ़ रही है। दोनों मेमोरी इंपॉर्टेंट होती है। कई बार हम लोग होता है ना, हम लोग को जब भी क्वेश्चन आ जाता है तो हमारे माइंड में ये चलता है, अरे यार हाँ ये तो मैंने कहीं सुना है, हाँ ये कहीं पे सुना हुआ है। तो वो सुना हुआ है ना, वो कौन सी मेमोरी बोलती है, वो लिसनिंग मेमोरी बोलती है। तो मैं ना यहाँ पर आपकी लिसनिंग मेमोरी भी वर्क करती है और आपकी पिक्टोग्राफिक मेमोरी भी वर्क करती है। तो अभी मैं जब पढ़ाऊंगा ना तो उसके बाद आप लोग को एक बस कुछ नहीं करना, ऊपर से ये सारी चीज़ें देख भी लेनी है। मैं बता रहा हूँ आपको, याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सारी चीज़ जो है ना मैं याद करवा दूंगा आप लोग को। बस वीडियो को अच्छे से देखो। अभी तो हम लोग का फर्स्ट आवर चल रहा है ना, सेकेंड आवर थर्ड आवर तक आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आप बिना देखे सारी चीज़ लिखोगे, कमेंट सेक्शन में आप देख भी लेना, ठीक है। अब ये जो है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, सीक्वेंस क्या है, देखो ट्रिगर पॉइंट अगर हम लोग देखें तो नक्सलवारी हो गया एरिया, जो खोरीबारी एरिया हो गया वेस्ट बंगाल में, वहाँ के जो एक दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ पर ना जो पीजेंट रिवोल्ट हुआ था जमींदार के खिलाफ, जो जमींदार वर्सेस जो है आप ये कह सकते हो पीजेंट का पूरा मामला था, तो जमींदार के खिलाफ में गुस्सा से भड़काए हुए थे जो पीजेंट लोग थे। तो इसको जो लीड किया था वो चारू मजुमदार, कानू सान्याल और जंगल संताल जो है, इन्होंने इसको लीड किया था। यही कह सकते हो कि फाउंडर थे इस नक्सलिज्म के। तो इसको याद कर सकते हो CSK से, ठीक है। CSK चारू मजुमदार हो गया, जंगल संथाल हो गया और K से कानू सान्याल, ठीक है। CSK से याद कर लो। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ जो है CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनती है, जिसमें मार्क्सिस्ट और लेनिस्ट दोनों टाइप की आइडियोलॉजी होती है, ये फॉर्म होती है। तो इन्होंने क्या कहा था, ये जो रूरल रीजन में इसको फैला दिया था। करेंट सिनेरियो क्या है इसका, जो है नक्सलिज्म ग्रुप जो है आपको ओरिजिन जो है CPI से देखने को मिलता है। अगर इनका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इनका मेन मकसद जो है, जो ओवरथ्रोइंग स्टेट, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट मतलब क्या होता है, वो आर्टिकल 12 में जो लिखा हुआ है ना, वो वाले स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। ये आर्म पावर की बात कर रहे हैं। देखो लिखा तो बहुत सारा है, ये इसलिए लिखा है ताकि आपके माइंड में एक बार पॉइंट्स रहें। अगर आप कभी पूछ ले एम्स एंड ऑब्जेक्टिव तो इन पॉइंट्स को भर भर के डाल दो, ठीक है। तो बस ये लिखा हुआ है। बाकी अगर मेन अगर आप देखोगे तो इन लोग का मेन जो एम था वो था पॉलिटिकल पावर को जो सीज करना एक तरीके से, और वो भी वायलेंट तरीके से आर्म लेके, जो गवर्नमेंट के है सिंबल्स हैं उसको अटैक करना। उनकी सेम जो सेंट्रल थीम थी ना माओइस्ट आइडियोलॉजी की, वो थी नॉन नेगोशिएबल वायलेंस, गोरिल्ला वॉरफेयर एंड आर्म इंसर्जेंट्स डॉक्ट्रिन, मैंडेटरी वियरिंग आर्म्स, मतलब कि आप लोग को आर्म्स लेके चलना ही चाहिए, जो है प्रमोट वायलेंट एक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप लोग उसमें पढ़ भी लेना। बाकी आप लोग समझ गए, तीन मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है। इवोल्यूशन ऑफ नक्सलिज्म, तो ब्रिटिश और नेवी जो न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया था उस टाइम पे, तो सबसे पहले CPI बनती है कानपुर में। फिर पोस्ट इंडिया इंडो चाइना वार होता है, जिसमें क्या होता है कि डिफरेंसेस आ जाते हैं CPI में। तो क्या हो जाता है कि जो मार्क्सिस्ट और लेनिस्ट थी, ये जो है ना अलग अलग काम पार्टी बन जाती हैं। देन फर्स्ट स्टेज होती है, फिर फर्स्ट स्टेज आती है, यहाँ पर आपको जो है पीसेंट अपसराइजिंग देखने को मिलती है नक्सलवारी में। देन क्या होता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट है वो बन जाती है, वो चारू मजुमदार के अंडर पे, ठीक है। फिर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती है ऑफ कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरीज। देन सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि जो प्रोटेक्टेड वार स्ट्रेटजी है वो अपनाई जाती है बाय जो है जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उसके अंतर्गत। देन क्या होता है कि जो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है पीपल्स वार ग्रुप में, ठीक है। तो जो हमारी CPI है वो क्या बन गई, वो अब क्या बन गई, आपका पीपल्स वार ग्रुप बन गई, ठीक है। देन जो है MCCI माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर जो है ऑफ इंडिया, ये स्ट्रेंथेंड हो जाता है इन बिहार में। देन थर्ड स्टेज में क्या होता है कि जो CPI माओइस्ट है फॉर्मेशन थ्रू द मर्जर ऑफ, तो जो आपका ये जो MCCI था ये आपका जो PWG है उसके साथ क्या होता है, ये मर्ज हो जाता है। देन फिर आपकी बनती है CPI
CPI माओइस्ट। तो पहले क्या थी, CPI जो माओइस्ट लेनिस्ट थी ऐसे करके थी, देन फिर वो PWG बनी, देन एक अलग ग्रुप बना MCCI का, देन फिर वो आके क्या बना, CPI माओइस्ट बन गया। देन रेड कॉरिडोर जो है आप देखने को मिलेंगे वेस्ट बंगाल और जो महाराष्ट्र वगैरह तेलंगाना में, ये अब रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, वायलेशन रिडक्शन हुआ है कि 27% जो है आपको डिक्रीज देखने को मिलेंगे इंसिडेंट, और डेथ हो गई है ऑलमोस्ट 34% फ्रॉम 2018 टू 2022। ठीक है, सिक्योरिटी फोर्स देखने को मिलेंगी यहाँ पे, डेथ भी कम देखने को मिली हैं। बाकी पढ़ लेना, देखो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैं बस आपको लिसनिंग मेमोरी है ना वो अच्छे से करवा रहा हूँ कि देखो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो भी यहाँ पर जो है डिक्लाइनिंग देखने को मिल रही हैं। जोग्राफिकल स्प्रेड जो है वो आपको पहले जो था 176 था, अब जो है आपको देखने को मिलेगा सिर्फ 25। पहले जो है 45 डिस्ट्रिक्ट्स में था, लेकिन अब जो है वो सिर्फ 25 डिस्ट्रिक्ट्स में रह गया है। CPI माओइस्ट जो है रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए 90% इंसिडेंट के लिए, और जो 95% डेथ है उसके लिए। ओके, तो CAPF है, CAPF लीड करती है, इसमें 25-45 हज़ार जो है कैंप चलाते हैं, और न्यू बटालियन जो है वो बस्तर में बनाई हुई जो कि इसको टैकल करती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रेड कॉरिडोर। तो रेड कॉरिडोर क्या है, ये आपका जो जितना भी रेड वाला एरिया है ना, ये इतना एरिया जहाँ पर नक्सलिज्म जो नक्सलाइट लोग हैं, नक्सली लोग हैं, उनका एरिया को रेड कॉरिडोर कहा जाता है। अगर डेफिनेशन की बात करें, लिखने की बात करें, तो रीजन इन अ सेंट्रल, ईस्टर्न एंड सदर्न इंडिया विथ सर्व नक्सलाइट एंड माओइस्ट इंसर्जेंसी। ठीक है, इतनी डेफिनेशन लिख दोगे इनफ है। अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट क्या क्या है इसमें, अमोंग यहाँ पर आपको जितने भी रेड वगैरह देखने को मिलेंगे वो वही है। ट्राइबल पॉपुलेशन का है, हाई ट्राइबल पॉपुलेशन यहाँ पर पाई जाती है इन रीजन में। जोग्राफिकल एक्सटेंट देखें तो ये जो है इंडियन बॉर्डर विद नेपाल टू नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ तमिलनाडु। तो देखो यहाँ से नेपाल के, यहाँ से देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नेपाल से यहाँ तक जो है, और दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ से ना यहाँ तक फैले हुए हैं। ठीक है, तो ये अफेक्टेड एरिया हो गया। वुमेन इन रेड कॉरिडोर, तो यहाँ पर देखो कि जो एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर मोटिव्स अगर देखेंगे, डोमिनेंट प्रेजेंस देखें तो वुमेन जो है ना कम से कम 60% जो है माओइस्ट कार्डर में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि की ऑपरेशन को और जो टेक्टिक पोजीशन है ना वो होल्ड करती हैं वहाँ पर। कमिटमेंट टू वुमेन्स राइट, ये क्या करता है, वुमेन्स राइट के कमिटमेंट करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं ऑल वुमेन स्क्वाड लाइक, जैसे कि क्रांतिकारी आदिवासी हैं, महिला संगठन क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन, कैंपेन अगेंस्ट जेंडर वाइज वायलेंस के लिए अगर अगेंस्ट जो है वो चलाते हैं, कैंपेन चलाते हैं। इंक्रीज क्राइम अगेंस्ट जो है वुमेन, जैसे देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में ये सारी चीज़ हो रही हैं, ट्राइबल वुमेन जो है विक्टिम हो रहे हैं, ये कई बार जो है इनको उकसाते हैं कि ये यहाँ पर आ जाएं। मल्टीपल लेयर ऑफ इनइक्वलिटी देखने को मिलती हैं। देन मार्जिनलाइज ऑफ रूरल इकोनॉमी। अब इशू क्या होते हैं, ऐसे कौन से इशू हैं जो कि वुमेन को यहाँ पर ढकेलने के लिए, नक्सलिज्म में ढकेलने के लिए फ्यूल का काम करते हैं। तो स्ट्रक्चर वायलेंस हो गया, जैसे कि वुमेन फेस करती है कि स्ट्रक्चर वायलेंस जो है दे फाइट अगेंस्ट। रिप्रेजेंटेशन, उनका जो है रिप्रेजेंटेशन देखने को नहीं मिलता है, बट जो है नेग्लिजिबल इन सेंट्रल कमेटी, जैसे कि वहाँ पर आपको देखने को मिला 20 में से सिर्फ एक महिलाएं आपको देखने को मिलेगी। मेंस्ट्रुअल हेल्थ क्या होता है कि लेक ऑफ एक्सेस मेंस्ट्रुअल लीव, हाइजीन प्रोडक्ट ये वगैरह जो है देखने को मिलते हैं, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, और रिप्रोडक्टिव राइट्स, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। अब वे फॉरवर्ड क्या है, तो वे फॉरवर्ड यही है कि जो जेंडर सेंसिटिव पॉलिसी बनाए जाने चाहिए। ओके, और जो है रीवर्क सिक्योरिटी रिस्पॉन्स होना चाहिए, और डिमिनिश मोटिव्स होना चाहिए। देन बात करते हैं कि अगर फॉरेस्ट पॉलिसी को नॉन इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ये एक थीम है और ये पूछा भी गया PYQ में। तो इसमें जो है फॉरेस्ट पॉलिसी के जितने भी हिस्ट्री इवोल्यूशन हुआ है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो है ट्राइबल राइट्स को जो है प्रोहिबिट कर दिया गया था। यहाँ पर यह एक देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट जो है बिकम सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरेस्ट एसेट। देन धीरे धीरे क्या हो गया कि प्रोटेक्ट एरिया, रिजर्व एरिया एंड फॉरेस्ट विलेज को क्लासीफाई कर दिया गया। ठीक है, ग्राजिंग है, घास को काटना, वहाँ के जो पेड़ पौधों को तोड़ना, वो उसको प्रोहिबिट कर दिया गया। देन जो फिलॉसफी आई उसमें जो है एमिनेंट डोमेन कर दिया गया, राइट वेयर जो है रिकॉग्नाइज एज अ प्रिविलेज जो है राइट रिकॉग्नाइज कर दिया गया। देन क्या हुआ, राइट और प्रिविलेज बिकेम अ कंसेशन एंड प्रिविलेज बन गया। पावर टू स्टेट गवर्नमेंट एंड फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी एंड फॉरेस्ट पॉलिसी में देखें हम लोग 1952 में, जिसमें क्या हुआ था कि जो टारगेट किया गया था, टारगेट ऑफ द 33% लैंड अंडर द फॉरेस्ट कवर। तो जो ये बोला गया था कि 33% लैंड जो है फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत होना चाहिए। नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर इसमें बना था।
फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था 1980 में, प्रोहिबिशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट ओवर द नेली। इसमें जो है बीके रॉय बर्मन कमेटी बनी थी, जिन्होंने हाईलाइट द नीड टू रिकॉग्नाइज द राइट फॉरेस्ट ड्वेलिंग एंड कम्युनिटीज़ ओवर द माइनर प्रोड्यूस, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसमें, और ड्वेलिंग राइट्स, उसके बारे में उन्होंने बात करी थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हुई थी। देन उसके बाद ना फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। इसमें फीचर क्या आते हैं, इसमें टाइटल राइट्स दिया गया, यूज़ राइट किया गया, इसमें जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए बताया गया कि कैसे करना है, ग्राजिंग एंड जो पोस्टोरियलिस्ट रूट्स हैं उसके बारे में बताया गया था। रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स दिए गए फॉर फोर्स डिस्प्लेसमेंट और एविक्शन के लिए, एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट के बारे में बात करी गई। तो इसके लिए एलिजिबल क्या थे, जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब्स हैं और जो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, और जो 75 से ज़्यादा से जो अभी 2005 तक अगर वहाँ पर वर्क कर रहे हैं या उनकी पुश्तैनी जो है 75 साल से वहाँ पर हैं, तो उनको वो राइट्स दिए जाएंगे। अथॉरिटी इसमें ग्राम सभा रहेगी, 3 टायर स्ट्रक्चर रहेगा, ग्राम सभा, एसडीएम कमेटी रहेगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी रहती है इसमें, की प्रावधान किया गया है। फ्री कॉन्स्टेंट रहेगा इसमें कि रिक्वायर जो फॉर नेशनल पार्क और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनके लिए फ्री रहेगा। ठीक है, फ्री कंसेंट रहेगा, मतलब कि कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ्री कंसेंट रहेगा उसमें। इम्प्लीमेंटेशन, अब ये इसको इम्प्लीमेंटेशन करने में इशू कहाँ से आते हैं, देखो ये एनवायरनमेंट में भी काम आएगा आपका, अगर ऐसे में भी आता है तो आपको कहीं ना कहीं इसको यूज़ करना ही होता है। तो पॉलिसी गैप देखने को मिलता है, एम्बिग्यूटी देखने की मिलती है कि कई बार कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स हैं उसके लिए के, लैंड डाइवर्जेंस देखने को मिलता है, पेंडेंसी देखने को मिलती है, क्लेम करते रिजेक्शन को, वायलेशन हो जाता है कई बार क्लॉजेस का। वे फॉरवर्ड क्या है, सेंसिटाइजेशन करा जाना चाहिए, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है, इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसको जो है अच्छे से बनाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ताकि जो है इम्प्लीमेंट कर सकें वो पॉलिसी को। कई बार क्या होता है कि ये कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाता है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है कई बार अपनी वो पॉलिसी भेजती है बना के, लेकिन वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाती है। तो बहुत सारे जो हैं ये छोटे छोटे इश्यूज़ होते रहते हैं। हम बात करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं या जो ड्राइवर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं राइज ऑफ नक्सलिज्म के लिए। कुछ लोग इसको ड्राइवर्स बोलते हैं, कुछ लोग फैक्टर बोलते हैं, अलग अलग नोट्स में आपको अलग अलग मिल जाएगा। ठीक है, बात एक ही हो रही है। मतलब लैंड इशू जो है सबसे बड़ा इशू होता है, वो बोलते हैं ना जल जंगल ज़मीन। आपने देखा हो चक्रव्यूह मूवी में भी वो बोलता है ना कि बोले हमारी ये जल जंगल मशीन ज़मीन मशीन नहीं जल जंगल मशीन, फिर से मशीन बार बार निकल रहा है, थोड़ी माफ़ करना। तो जो जल जंगल ज़मीन है उसका जो है मेन यहाँ पर इनका इशू होता है। आपने देखा होगा एक बस्तर मूवी का, आप डबो देखना जाके, उसमें भी जो ट्रेलर है, ट्रेलर में भी आपको देखने को मिलेगा ये डायलॉग मारता है वो। तो ये सारी चीज़ जो हैं इसमें क्या होता है कि जो ब्रोकन प्रॉमिस करे जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ओके, तो वो सारी चीज़, अनइक्वल एक्सेस होता है आपका, उनका अनइक्वल एक्सेस मिलता है। कई बार जो पावरफुल ग्रुप्स होते हैं वो इंक्रोच कर लेते हैं पब्लिक लैंड्स को, जो है डिसएडवांटेजिंग द लैंडलेस पुअर, एंड जो लैंडलेस लैग टाइटल्स आपको देखने को मिलते हैं कई बार, जो है ट्राइबल का डिस्पोजिशन हो जाता है कई बार, वीक प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइबल लैंड्स राइट, स्पार्क टू रिसेटलमेंट, ओके, लैंड एक्वाइजेशन के इशू होता है कई बार, लैंड सीलिंग लूप होल्स होते हैं, जो पावरफुल ग्रुप्स होते हैं वो कई बार इंक्रोच कर लेते हैं, गवर्नमेंट इशू होते हैं जैसे अपैथी एंड इनएक्शन होता है। कई बार गवर्नमेंट क्या होता है कि उनके तरफ इतना सेंसिटिविटी दिखाती नहीं है, हमेशा जो है वो अर्बन एरिया में ज़्यादा फोकस करती आती है, रूरल एरिया में उतना फोकस दिखाती नहीं है, तो वो अपैथी देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है। करप्शन बहुत बार के पड़ा हुआ है, जो बिचौलिए खा जाते हैं, जो कि यहाँ से अगर गवर्नमेंट की तरफ से पूरा पैसा इशू होता है वहाँ के करने के लिए, लेकिन वहाँ तक उनके पहुँच नहीं पाता है। डेवलपमेंट डेफिसिट देखने को मिलता है, जो लेक ऑफ हेल्थ केयर एंड एजुकेशंस जो है आपको देखने को मिलेगा। लॉ इन्फोर्समेंट का इशू होता है वहाँ पर, ओके, वहाँ पर पॉलिटिकल नेग्लिजेंस देखने को मिलता है। सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी देखने को मिलती है, जिसमें पावर्टी ट्रैप होता है आपका, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होती है, एग्रेरियन डिस्ट्रेस होता है, सोशल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, और सोशल एक्सक्लूजन देखने को मिलता है कि उनको बाकी समाज के जो लोग हैं, जो ट्राइब्स हैं, उनका जो है एक्सक्लूजन किया जाता है बाकी के जो सोसाइटी लोग हैं उनसे। इन्वायरमेंटल जो है डिग्रेडेशन देखने को मिलता है, रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन होता है कई बार, डिफोरेस्टेशन हो गया, पॉल्यूशन हो गया, ओके, क्लाइमेट चेंज हो गया आपका, और जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये सारी चीज़ हो गई। सोशल एंड ह्यूमन राइट इश्यूज़ हो गए, जैसे वॉल्यूशन एंड अब्यूज़ किया जाता है मैनी टाइम, वायलेंस अगेंस्ट ट्राइब्स जो है कई बार यूज़ करा जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ट्राइबल्स के अगेंस्ट, कल्चरल का मार्जिनलाइजेशन किया जाता है, कई बार जो है कल्चरल इम्पैक्ट पड़ता है
जो है डेवलपमेंट पे। आपने देखा होगा कि एक बार जो कुछ ट्राइब्स थे, मेरे को एक्चुअली ये नाम एग्जैक्टली नाम अभी याद नहीं आ रहा है, मैंने पढ़ा था, मेरे नोट्स में लिखा भी था। तो वो उसमें क्या है कि वो जो ट्राइब्स थी उनको ना आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के दौरान घर तो दिया गया, लेकिन घर दिया गया, घर देने के बाद लेकिन वो जैसे उनको अच्छे अच्छे घर मिले, लेकिन वो वहाँ से छोड़ के वो बाहर बाहर निकल लिए, वो छोड़ के चले गए। अब बाद में पता है रीज़न ये पता चला कि आखिर वो जो ट्राइबल्स थे उनको तो इतना अच्छा घर मिल गया, फिर वो रुके क्यों नहीं? तो पता चला कि उनकी जो घर थी ना, घर की जो विंडो थी वो दूसरी दिशा में बनी थी, जबकि ट्राइबल्स के कल्चर के हिसाब से जो विंडोज़ है वो दूसरी जगह होना चाहिए, गेट का जो दिशा है वो कुछ और होना चाहिए। तो इससे क्या हुआ, उनके जो है कल्चर पे इम्पैक्ट पड़ा, तो जिसके कारण क्या हो गया कि वो वहाँ पर नहीं रहे। तो ये भी चीज़ होती है, उनके कल्चर को भी ध्यान में रख के डेवलपमेंट करना होता है। कई बार डेवलपमेंट सिर्फ ऐसा डेवलपमेंट कर लिया ना तो उससे आपका जो है सोल्यूशन नहीं निकलता है, तो ये भी कई बार इशू हो जाते हैं। तो कल्चरल मार्जिनलाइजेशन, इनजस्टिस देखने को मिलता है, पॉलिटिकल सेपरेशन देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं वो कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो कि हैंडलिंग करने में जो आते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म को। जैसे कि नेग्लिजेंस ऑफ एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है उसका जो है नेग्लिजेंस किया जाता है। क्या करता है, जिसके कारण लॉस ऑफ लाइफ देखने को मिलता है, जैसे छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिला था। वल्नरेबल एरियाज़ जो हैं जिसमें पुअर प्लानिंग करी जाती है, इनएडिक्वेट नंबर देखने को मिलते हैं, इनसफिशिएंट जो है आपको इंटेलिजेंस बैकअप देखने को मिलता है, स्ट्रक्चरल डेफिसिट देखने को मिलता है, स्लगिश कैपेसिटी बिल्डिंग देखने को मिलती है। ये छोटे छोटे ये कीवर्ड दिख रहे हो ना, स्लगिश वगैरह जो हैं, स्ट्रक्चरल डेफिसिट, ये वर्ड यूज़ करो अपने आंसर्स में। अब देखो एक चीज़ हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ ये नोट्स का फ़ायदा भी क्या है। मैंने इतने सारे पॉइंट्स दे दिए, आप लोग को वहाँ पे कितने लिखने होते हैं, 10 लिखने होते हैं या 8-9 लिखने होते हैं। कई बार क्या होता है पॉइंट्स याद नहीं आते हैं, उसके पीछे मैं रीज़न बताता हूँ। मैं चाहूँ इसमें से एक एक टॉपिक को उठा के उस पर बहुत लंबा लंबा बोल सकता हूँ, 3-3 4-4 मिनट तो ठीक है। उसमें ना लोग ना एक ही एक पॉइंट्स में पूरा का पूरा ना 1 घंटे से ज़्यादा लगा देते हैं, आधा आधा घंटा लगा देते हैं, 30-30 मिनट लगा देते हैं। इतना ज़रूरत नहीं है, एक साथ इतने सारे पॉइंट्स बता दो, ये पॉइंट्स बताता हूँ, उनमें से कुछ ना जो भी पॉइंट रिलेवेंट होगा ना। मेरा मेन मकसद ये रहता है कि अगर मैं आपको ज़्यादा पॉइंट्स दूंगा ना उसमें से कम तो याद हो जाएंगे, अगर मैं 10 पॉइंट दे रहा हूँ तो 5 तो याद आ ही जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, और अल्टीमेटली ये पॉइंट्स ही आपको वहाँ पर लिखना है। तो मैं देखता हूँ कि इतने बड़े बड़े लेक्चर हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े लेक्चर हो जाते हैं, अल्टीमेटली उतने बड़े लेक्चर के बाद निकलता क्या है, सिर्फ 5 पॉइंट। भाई इतनी ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा ज़रूरत है 5 पॉइंट में। आपने देखा होगा कि आपके जो नोट्स बने हुए हैं इतने सारे, वो नोट्स कई बार उतने रिलेवेंट होते ही नहीं है। आपके एग्ज़ाम में जब टेस्ट लेने बैठे हो तब औकात पता चलती है कि हाँ कितना पढ़ा था कितना नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो मैंने वो सारी चीज़ को ध्यान रखा है इसमें। तो ये सारे पॉइंट्स आपको कुछ नहीं करने, बस रटने हैं। चलो, तो स्ट्रक्चरल डेफिसिट देखने को मिलता है, इनसफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, कॉम्प्लेक्स लोकेशन देखने को मिलती है, टेक्नोलॉजी में डिले देखने को मिलता है, अनफेमिलियर टेरेन देखने को मिलते हैं वहाँ पर, कोऑर्डिनेशन चैलेंज देखने को मिलते हैं, पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक कंस्ट्रेंट देखने को मिलती हैं, पब्लिक परसेप्शन जो है कई बार जो नेगेटिव पोर्ट्रेयल देखने को मिलता है, जैसे मीडिया मिस इंटरप्रिटेशन कर देती है, जो जिससे क्या होता है कि जो पब्लिक सपोर्ट है वो अफेक्ट हो जाता है मेनी टाइम। लीगल इम्पीडमेंट देखने को मिलते हैं, जो डिले हो जाता है कई बार जुडिशियल प्रोसेस वगैरह में, वो देखने को मिलते हैं। इसके बाद व्हाट इज़ सल्वा जदूम। तो सल्वा जदूम क्या है, ये आइडिया वाज गिवन, ये जो है ट्राइबल यूथ है, जो ट्राइबल यूथ को वो उनको क्या करना, वेपन्स देना, ये एक तरीके से वही है सल्वा जदूम। तो उनको ट्रेन करना फॉर यूज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अपने आप का भलाई, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको क्या कर देते हैं, हथियार देते हैं ट्राइबल्स यूथ को। अब अगला थीम है हमारा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5th शेड्यूल। कई बार क्या होता है कि जो 5th शेड्यूल है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है वो आपको फ्यूल होता हुआ देखने को मिलेगा, उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये PYQ में भी आया हुआ है, तो अच्छे से देखिएगा। ठीक है, जो सेकेंड ARC रिपोर्ट है, तो पॉलिसी कैन फोस्टर द पार्टिसिपेशन एंड पर्पस इन द विलेज कम्युनिटी एंड रिड्यूस देयर जो ससेप्टेबिलिटी है एंड सुपरवाइज द एजेंडा। हाउएवर जो पैसा है वो इंडिकेटिव लेजिस्लेशन रिक्वायर स्टेट टू अमेंड देयर पंचायती राज एक्ट, तो वो पंचायती राज एक्ट के इम्प्लीमेंट करने के लिए बात करता है, जो आपका पैसा एक्ट है। डिस्पाइट सम प्रिलिमिनरी एक्शन ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन इज लार्जली अनसेटिस्फैक्ट्री। तो एक तरीके से अगर सेकेंड ARC का ये जो है आप लोग यूज़ कर सकते हैं रिपोर्ट का वहाँ पर, तो स्टेट डेट अमेंड देयर पंचायती राज एक्ट डिस्पाइट सम प्रिलिमिनरी एक्शन ओवर इम्प्लीमेंटेशन एंड लार्जली अनसेटिस्फैक्ट्री। तो वही चीज़ जो है यहाँ पर रिपीट हो गई है। यहाँ पर जो 5th शेड्यूल है इसका इम्प्लीमेंटेशन, जैसे अगर देखें डायमेंशन में,
जो एडमिनिस्ट्रेशन है ऑफ शेड्यूल एरिया की जो प्रेसिडेंस है वो डिक्लेयर करेगा शेड्यूल एरिया को। जो है गवर्नर कैन मेक द रेगुलेशन फॉर पीस एंड गुड गवर्नेंस, वहाँ पर कोई भी शेड्यूल एरिया में है वहाँ पर। तो रेगुलेशन में प्रोहिबिट एंड रेस्ट्रिक्ट लैंड ट्रांसफ़र अमंग द शेड्यूल ट्राइब्स एंड रेगुलेट। तो ये जो है आप लोग पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी पता भी होगा। तो वही भी बेसिक चीज़ है कि एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होगी, जो कि जो शेड्यूल एरिया है मस्ट बी इस्टेब्लिश, ये काउंसिल उनको जो है ये काउंसिल बनानी पड़ेगी। काउंसिल क्या करती है, एडवाइस करती है कि वेलफेयर और एडवांसमेंट ऑफ शेड्यूल ट्राइब। इसमें कंसिस्ट किया जाएगा कि 20 तक के जो है मेंबर होंगे, जिसमें 3/4 रिप्रेजेंटेटिव होंगे शेड्यूल ट्राइब से। स्पेशल प्रोविज़न वगैरह जो दिए गए थे इसमें, और इसमें जो है रिपोर्ट करना पड़ता है प्रेसिडेंट को। तो गवर्नमेंट क्या करता है, ईच स्टेट विथ शेड्यूल एरिया मस्ट बी एनुअली एंड रिक्वायर बाय द प्रेसिडेंट रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द, यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या करना होता है कि इंश्योर करना होता है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल, 5th शेड्यूल। अब बात करते हैं कि जो लिंकेज बिटवीन द डेवलपमेंट ऑफ द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ड्यू टू नॉन इम्प्लीमेंटेशन, अगर इनमें क्या लिंकेज है। तो इसमें जो मुंगेकर कमेटी है, जो बगुरा कमीशन रिपोर्ट्स है, उन्होंने क्या कहा है उसके बारे में वो देखते हैं। तो इन्होंने कहा था कि जो एप्लीकेशन ऑफ लॉ है उसके बारे में कुछ बताया कि जो सम एरियाज़ हैं वहाँ पर आपको लेक ऑफ 5th शेड्यूल देखने को मिलेगा, जिससे क्या हो रहा है कि जो लॉ एक्सटेंडेड होते हैं कई बार विदाउट ट्राइबल एडोप्टेशन, तो ट्राइबल जो है उसको अडॉप्ट नहीं कर पाती हैं और लॉ एक्सटेंडेड हो जाता है कई बार। तो जो जनरल लॉज हैं वो एक्सक्लूड करते हैं कम्युनिटी गवर्नेंस सिस्टम्स को। देन लैंड एलिनिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें जो है कई बार आपको जो है बिना ग्राम सभा के जो है लैंड को एक्वायर कर लेते हैं, वो देखने को मिलता है यहाँ पर। छत्तीसगढ़, राजस्थान आपको हर जगह देखने को मिलेगा। रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट, कई बार क्या होता है रिपोर्ट आर कैजुअल एंड इरेगुलर देखने को मिलती है, ये मुंगेकर का रिपोर्ट्स कहती है। और डिले एंड रिपोर्ट देखने को मिलेगा आपको फ्रॉम स्टेट से जो है वो रिपोर्ट जो है लेट पहुँचाते हैं, ये बगुरा रिपोर्ट जो है उन्होंने कहा था। ये जो नॉन परफॉर्मेंस आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी देखने को मिलती है। जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है जिसमें टोकन मीटिंग करवाई जाती है विथ लिमिटेड डिस्कशन, और नो फॉलो अप ऑफ फील्ड विजिट होता है। कई बार लैंड एलिनेशन जो है वो रेयरली डिस्कस करा जाता है, किया गया है 2005 से 11 के बीच में। कंक्लूजन क्या है कि गवर्नेंस वैक्यूम ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन फेल्यूअर इज फील्ड बाय द माओइस्ट। मुंगेकर कमेटी थी, उन्होंने क्या कहा था कि लॉ मस्ट बी अडॉप्टेड होना चाहिए टू स्पेसिफिक सिचुएशन ऑफ ईच ट्राइबल ग्रुप। जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो 5th और 6th शेड्यूल है एम टू प्रिवेंट एक्सप्लॉइटेशन एंड एम्पावर ट्राइबल, तो लैंड शुड बी रिमेन विथ ट्राइबल्स। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। गवर्नमेंट की क्या क्या अप्रोच है, सिक्योरिटी मेजर्स के बारे में बात करें तो सिक्योरिटी मेजर्स उन्होंने लिए थे। ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया था, जो कि जिसके कारण आपको देखने को भी मिला है कि जो ये अफेक्टेड एरिया है, जो डिस्ट्रिक्ट है, वो रिड्यूस हो गए। एक स्पेशलाइज फोर्सेस बनाई गई थी, ब्लैक पैंथर और जो भस्त्रिया बटालियन है, ये काउंटर करते हैं नक्सलाइट जो टैक्टिक्स है उसको। पॉलिटिकल मेजर में देखें हम लोग, जो नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान बनाया गया था, जो कि मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी फॉर द सिक्योरिटी डेवलपमेंट एंड राइट है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इम्प्रूव रोड कनेक्टिविटी एंड बाय RR1 और RR2 प्रोजेक्ट के लिए थ्रू लाया गया था। देन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है मोबाइल टावर प्रोजेक्ट चलाया गया था, जो कि मोबाइल कनेक्टिविटी को जो है इम्प्रूव करेगा। स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव चलाए गए थे, रोशनी हो गया, स्किल हो गया, मिशन फॉर यूथ ट्रेनिंग जॉब हो गया। और समाधान पॉलिसी लाई गई थी। समाधान पॉलिसी का समाधान का फुल फॉर्म क्या है आपका, स्मार्ट पॉलिसिंग एंड लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग। एंड ए से होता है एक्शनेबल इंटेलिजेंस, और डी से होता है डैशबोर्ड फॉर डेवलपमेंट एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेशन। एंड जो एस से है हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी फॉर द डेवलपमेंट एंड सेफ्टी या सिक्योरिटी, एंड एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर एंड नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। उनको जो है फाइनेंस उनके पास एक्सेस ही ना हो पाए। फिजिकल मेजर, देन सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर जो है उसके लिए बोला गया था। स्पेशल सेंटर असिस्टेंट एंड मॉनिटरिंग नक्सलाइट जो है फंडिंग, एंड जो है NTRO नेशनल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन, एंड इम्प्रूव इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये जो है
फिजिकल मेजर लिए गए थे। केस स्टडी क्या है, एक सरंदा मॉडल है जो कि 2000 में ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इन्होंने बात करी थी फोकस ऑन मॉडल इन्होंने किया था जो फोकस ऑन रोड एंड ऑफिशियल सेटअप, ऑफिस सेटअप वगैरह करे थे। इंटीग्रेटेड सेटअप प्रोवाइड जो है सब्सिडाइज फूड जो पीडीएस है और जो जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट है जैसे कि मनरेगा वगैरह को इम्प्लीमेंट करने का काम किया गया था इस मॉडल के थ्रू। ऑपरेशन ग्रीन हंट है जिसमें मैसिव डिप्लॉयमेंट किए गए थे सिक्योरिटी फोर्सेस को एंड नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ में। आपका संदेश मॉडल भी है एक जो कि बिहार जो है बिहार प्रोग्रेस एक संदेश ब्लॉक बिकमा नक्सल फ्री, जो संदेश ब्लॉक है वहाँ का जो विकास खंड है कह लो आप, तो वो जो है वो नक्सल फ्री हो गया था। पंचायत इलेक्शन कराए गए थे वहाँ पर। सोशल प्रेशर जो है इनकरेज नक्सल टू लीव ग्रुप एंड स्विच टू फॉर्मिंग। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था काफ़ी सारे नक्सली लोग थे, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। तो ये सारी जो है न्यूज़ में अब आपको करना है क्या है, नक्सलिज्म से कभी भी न्यूज़ में आए करंट अफेयर में अपडेट रहो, बस वहाँ पर जाके आपको ऐड करना है और कुछ नहीं करना है। ग्रेहम मॉडल है जो आंध्र प्रदेश में एक स्टडी चलती है, इसमें ग्रेहम स्काउट होता है जो कि स्पेशलाइज्ड कॉम्बैक्ट यूनिट होती है जो कि नक्सलिज्म को लड़ने के लिए ही बनाई गई है। तो सेकेंड ARC और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है उन्होंने क्या सजेशन दी थी, तो इसको याद करने की ट्रिक है नक्सलिज्म। सिंपल है, बस नक्सलिज्म है। नक्सलिज्म में एन से क्या होगा, नेगोशिएशन फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, नेगोशिएशन करो भाई उनसे। और एग्जांपल है जैसे अटेम्प्ट द पीस टॉक विद द नक्सलाइट्स इन वेरियस स्टेट। ए से हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मॉनिटरिंग एनहांसमेंट, ये करा जाए। और इसके बाद एक्स से हो गया एक्सटेंशन ऑफ लीगल फ्रेमवर्क, जैसे कि एग्जांपल हो गया जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसका अच्छे से इंप्लीमेंट करा जाए। ऑगमेंटिंग सिक्योरिटी फोर्सेस जो है CRPF डिप्लॉयमेंट करी जाए इन नक्सल अफेक्टेड रीजन में। एंड लर्निंग एंड सेंसिटाइजेशन किया जाए कई बार जो आपकी पॉलिसी वगैरह का है। इम्प्लीमेंटेशन जो है मॉनिटरिंग करी जाए जैसे पैसा एक्ट वगैरह है उसके प्रोविज़न को। ऐसे हो गया स्टैंडिंग लोकल पुलिस स्ट्रेटजी, ये करी जाए। उसके बाद एम से मैक्सिमाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी जो है उसको मैक्सिमाइज़ किया जाए। तो चलो ये जो नक्सलिज्म है इसके बारे में आपको कमेंट भी करके बताना है कि नक्सलिज्म का फुल फॉर्म क्या होता है और ये क्या है, इसको अभी याद कर लो, बार बार आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये जितने भी मैं इतने पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, इतना बड़ा वीडियो बन रहा है, शॉर्ट ही बनाऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि मैंने आपको नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी हैं। जो चीज़ खुद भी समझ में आ सकती है उसको क्यों आप इतना टाइम दो, तो इसलिए मैं कम ही टाइम ले रहा हूँ। बस सुन लो ताकि आपके माइंड में जो है एक इन्वायरमेंट बना रहे कि हम लोगों ने जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो लेक्चर भी देख लिया और वो भी देख लिया तो हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसको एज अ क्लास ही लेना, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि हम लोग को दिल्ली जाना है तभी हम लोग बड़ी बड़ी क्लास लेंगे तभी होगा, कोई ज़रूरत नहीं है। वो सारी चीज़ मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, मैं सारी चीज़ ऑर्गेनाइज करूँगा। यूट्यूब में भी देखो इशू ये है कि मैंने जो आइडेंटिफाई करा है कि चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं है, बाकी हर चीज़ यूट्यूब पे पड़ी हुई है, हर चीज़, ठीक है। तो मैं सारी चीज़ ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करूँगा, कोशिश नहीं करूँगा करवाऊँगा ही। मेंस मेरे पे छोड़ दो, मैं पूरा मेंस ऑर्गेनाइज कर दूँगा, प्रीलिम्स भी मुझ पर छोड़ दो। आप लोग को मालूम है कि मैं ट्रिक्स वगैरह सब कुछ आपको बताऊँगा, स्टैटिक पोर्शन भी सब आपका करवाऊँगा। बस वीडियो को देखो, अच्छे से इंप्लीमेंट करो, बस साथ रहो। और आंसर राइटिंग में करवा ही रहा हूँ, आप लोग देख रहे हो ग्रुप में काफ़ी लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं। टेंशन मत लो आप लोग बिल्कुल भी। अब टाइम आ गया है, अब टाइम आ गया है अपने आप को खड़ा करने के लिए, अब अपने आप को बस पूरी तरह से झोंकने के लिए। और यही टाइम है, मैं बता रहा हूँ अभी इस टाइम पे मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, लोगों का मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ये इधर घूम रहे हैं कहीं उधर घूम रहे हैं, वो लोग अभी डायलेमा में हैं। इन लोग को आने में टाइम लगेगा, कुछ लोग ना दिसंबर तक आ पाते हैं, वापस रिकवर कर पाते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो ये एकदम ग्रेट पीक टाइम है मेंस की राइटिंग करने का, मेंस का तैयारी करने का। एक बार मेंस रेडी हो गया ना फिर आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगा, बस आपको प्रीलिम्स निकालना है, समझ रहे हो। तो बस ये चीज़ करना है। तो अब आप लोग को ना नक्सलिज्म का ये कमेंट करके बताना है क्या होता है। इसके बाद मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी जो है ARC और जो है लेटेस्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट है उसमें बताई गई कि बिल्डिंग कैपेसिटी एंड सिक्योरिटी फोर्सेस होगा, फील्ड कैपेसिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट में जो करना पड़ेगा। देखो ऑलमोस्ट जो है ना, अब एक चीज़ मैं आपको यही बता दूं कि सीक्रेट यही है कि जो पॉइंट्स है ना वो बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं को अलग अलग लैंग्वेज में लिख दिया जाता है। आप टॉपर्स के भी कॉपी जाके देख लेना, बहुत सारे पॉइंट्स ऑलरेडी आपने सुने होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स ऑलरेडी आपने पढ़े होंगे, बस देरी ये है कि वो पॉइंट्स आपको पता हूँ उसकी प्रैक्टिस करिए लिख लिख के। मैंने इतने पॉइंट्स दे दिए ना,
मुझे लगता है इसके बाद आपको कोई पॉइंट्स की ज़रूरत ही नहीं होगी। और ये ज़रूरी नहीं कि ये पॉइंट्स यहाँ पर आए कि कैपेसिटी बिल्डिंग लोकल बॉडीज़, या आप इन्वायरमेंट में भी यूज़ कर लोगे। इन्वायरमेंट का कोई इशू है, कोई पॉलिटी में कोई इशू आ रहा है, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं हो पा रही है इम्प्लीमेंट, उसमें यूज़ कर लोगे। मैं बता रहा हूँ ऐसे वगैरह ये सब ये पॉइंट्स ना, इसलिए मैं इतना रटवा दूंगा ना आपको, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, रट जाओगे। और यूनिक चीज़ भी ला दूंगा, ये वैल्यू एडिशन मटेरियल मैं बना ही रहा हूँ आप लोगों के लिए। वैल्यू एडिशन मटेरियल मिल जाएंगे, डाटा डालो, भर भर के कमेटी की रिपोर्ट डालो, जो डाल सकते हो। मैं बता रहा हूँ एकदम हलवा लगेगा आप लोग को कुछ टाइम बाद। बस मेरे साथ अभी रुके रहो, धीरे 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 आपको पता चल जाएगा सारी चीज़ें। कंक्लूजन क्या है कि भाई देखो, नक्सलिज्म को कॉम्बैट करने के लिए वी मस्ट फोकस ऑन द डिप्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, डायलॉग एंड जो इंक्लूसिव ग्रोथ। तो DDI, ठीक है, ये DDI है, ये फॉर्मूला रख लो, कंक्लूजन में डाल देना। ये बड़े बड़े कीवर्ड हैं, ये पसंद आते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि पीसफुल प्रोग्रेस इंश्योर स्टेबिलिटी। अगर पीसफुल तरीके से हम लोग चीज़ें करेंगे तो वो स्टेबिलिटी को लाएगा। तो हम लोग को नक्सलिज्म एरिया में अगर पीसफुल सारी चीज़ें करवानी है तो हम लोग को जो है पीसफुल प्रोग्रेस करनी पड़ेगी, तभी वहाँ पर स्टेबिलिटी आ पाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो कीवर्ड हाईलाइट है उससे वो क्या बता रहा है कि ये इंपॉर्टेंस बता रहा है यहाँ का इसी करे। तो ये लिखना है, बस इतना लिखना है, ठीक है। इसके बाद कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन 2 है, एड्रेसिंग नक्सलिज्म रिक्वायर टू कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, एजुकेशन, एम्पावरमेंट एंड जस्टिस। तो ये वर्ड यूज़ करना है। जैसे नेल्सन मंडेला का आप लोग यूज़ कर सकते हो, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इंश्योरिंग द इक्विटेबल एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी इज अ क्रूशियल लास्टिंग पीस। ठीक है, कंक्लूजन 2 कंक्लूजन लिख दिए, जो पसंद आए लिख देना, ठीक है। मुझे पता है आप लोग को कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा इशू होता है, तो मैंने सारे इशू एड्रेस कर दिए हैं। बाकी ये सारे PYQ हैं, आप जो हैं नोट्स में देख लेना, आप लोग को समझ में आ जाएंगे। तो ये था हमारा रीड वाला पार्ट। अब लोग हम बढ़ते हैं सेकेंड आर, हमारा सेकेंड आर जो है उस पर। तो अब हमारा सेकेंड आर आता है। सेकेंड आर में क्या करना होता है आप लोग को, सेकेंड आर में अब आप लोग को जो रिकॉल करना पड़ता है, अभी तक हम लोगों ने जितना भी सुना लेक्चर में, जितना भी सुना या आप लोगों ने जितना भी नोट्स में पढ़ा, आप उसको रिकॉल करिए। रिकॉल करने के लिए क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है आप लोग को, वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में जाना है। अब जितनी भी चीज़ आपको याद आ रही है, जितनी भी चीज़ हम लोगों ने पढ़ी है अभी तक, वो सारी चीज़ आपको उस कमेंट सेक्शन में लिखनी है। तो जल्दी से जाइए, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में जितना भी याद आ रहा है, देखो ज़रूरी नहीं कि पूरा याद आए, मैं सबके कमेंट जो है खुद पढ़ता हूँ मैं आप लोग के कमेंट पढ़ूंगा, मैं देखूंगा कौन कौन ने ईमानदारी से इस वीडियो को देखा है और ईमानदारी से जो है अच्छे से पढ़ा है। ओके, और जो लोग कर रहे हैं ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ उनका सिलेक्शन ज़रूर होगा, पक्का होगा। तो चलो आप लोग कमेंट करो, वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में लिखो, करो रिकॉल। आ गया? तो चलो, आई होप आप लोगों ने जो है वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ रिकॉल कर ली होगी। तो ये तो था हमारा सेकेंड आर, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारा जो थर्ड आर है, रिवाइज है, अभी रिवाइज नहीं, रिवाइज है। अब हम लोग देखते हैं, वापस से देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो थर्ड आर में हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ पढ़ी थी, वो उसको फटाफट हम लोग ऊपर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन देखा था कि, और फैक्ट बेस्ड देखा था कि 70% जो है हमको ड्रॉप देखने को मिला था वहाँ पर। देन हिस्टोरिकल बेस्ड देखा था, आयरनी बेस्ड देखा था, करंट बेस्ड देखा था। हम लोगों ने कोर्ट्स देख लिए थे, जैसे मनमोहन सिंह ने कहा है कुछ, और जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा है कि ट्राइबल को जो है राइट देना चाहिए उनके साथ। रिसेंट ट्रेंड देख लिए थे हम लोगों ने कि ये हुआ है, ओरिजिन देख लिया था, ट्रिगर पॉइंट्स देख लिए थे, नक्सलवादी से हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ CPI हुआ था। फिर देखा था कि हम लोगों ने उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, उसमें हम लोगों ने देखा था कि आर्म उनके मतलब बोलते हैं कि हथियार की, बंदूक की नोक पर ही सारी चीज़ होना चाहिए। पॉलिटिकल पावर को सीज करना था, यूटिलाइज करना था वॉल्यूशन मीन्स को, और गवर्नमेंट के सिंबल पे अटैक करना, ये मेन जो है उनके आपको एम देखने को मिलेंगे। और भी बहुत सारे थे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। देन हम लोगों ने स्टेजेस देखी थी, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज हुआ करती थी उसमें। देन जो है यहाँ पर हम लोगों ने उनके कुछ डाटा देखे थे कि जो कहाँ कहाँ पर आप लोग को ये देखने को मिलेगा। देन हम लोगों ने रेड कॉरिडोर देखा था, इसको आप मैप बना सकते हो, मैप मैंने बना के दिखाया था आपको। तो मैप ऐसे ऐसे करके ये जल्दी जल्दी, अच्छा चलो मैं जल्दी बना के दिखा देता हूँ। मैं तो 5 सेकंड में बना लेता हूँ, इतनी प्रैक्टिस हो गई है। आप लोग को भी पता ना, अगर आप लोग को सीखना मैप बनाना तो मैं सिखा दूँगा मैप बनाना। तो ये ऐसा मैप बनाया था। अभी क्या है कि मैं फिंगर से बना रहा हूँ, अगर मैं पेन वगैरह से बनाता हूँ तो फिर वो जल्दी बन जाता है। तो ऐसा मैप बना के उसमें ऐसा बना के ये कॉरिडोर बना देना, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ग्राफ भी बना सकते हो ऐसे करके कि 2004 में यहाँ पर था, 2023 में आपको यहाँ पर कम डेट देखने को मिली, यहाँ पर डाटा लगा देना और ये चार्ट ऐसे कर दिया, ठीक है। ये सारे डायग्राम वगैरह आपको यूज़ करना है। जो है
थीम ये थी कि वुमेन जो हैं वो आपको रेड कॉरिडोर में देखने को मिलेगी, उनका जो पार्टिसिपेशन यहाँ पर अलग अलग जगह देखने को मिलेगा। इशू क्या थे, स्ट्रक्चर वायलेंस, रिप्रेजेंटेशन, मेंस्ट्रुअल हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिलेंगे आप लोग को। सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन करा जाता था। जेंडर सेंसिटिव पॉलिसी बनाई जाना चाहिए। ओके, ये सारे हम लोगों ने देखा था कि फिर हम लोगों ने ये फॉरेस्ट पॉलिसी देखी थी। देन फॉरेस्ट राइट एक्ट देखा था कि उसमें जो टाइटल राइट्स वगैरह दिए जाते हैं, 75 साल तक आप लोग को अगर वहाँ पर रह रहे हो तो आपको ये राइट्स दे दिए जाएंगे। इशू ये हो रहा था कि पॉलिसी गैप देखने को मिल रहा था, पेंडेंसी, वायलेशन ऑफ जो है क्लेम रिजेक्शन देखने को मिला था। सेंसिटाइजेशन करा जाना चाहिए, वर्ड यूज़ करना, ठीक है, ये कीवर्ड सेंसिटाइजेशन वगैरह। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, यही वर्ड बार बार लिखने होते हैं यार, कुछ नहीं है। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी कितने दिन हुए हम लोग को, 11-12 दिन हुए आप लोगों ने आंसर राइटिंग करे हुए हैं। अभी होने तो 20-25 दिन बाद आप खुद बोलोगे कि सर बुक की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही हम लोग को, सारे क्वेश्चन जो है आप अपने आप ही लिख पा रहे हो। अभी भी बहुत सारे लोग लिख रहे होंगे, ठीक है, तो साथ में रहो, मैं बता रहा हूँ, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा आपका। चलो ठीक है, वो पॉइंट्स बार बार निकल रहे हैं ना। चलो फैक्टर देखते हैं। फैक्टर क्या थे हम लोगों ने देख लिए थे, लैंड इश्यूज़ थे, गवर्नेंस इशू थे, सोशल इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थी, और जो है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन था, सोशल एंड ह्यूमन राइट इश्यूज़ थे, एंड इशू इन हैंडलिंग जो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं देखने को मिले थे हम लोग को। ये 14-15 थे। सल्वा शेड्यूल था। देन थीम हम लोगों ने देखी थी कि जो 5th शेड्यूल का जो है अगर नॉन इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है। 5th शेड्यूल के बेसिक देख लिए थे हम लोगों ने। तो ये जो है इम्प्लीमेंटेशन, जो भूरा कमीशन है, भौरिया कमीशन, ठीक है चलो। और इसके बाद कंक्लूज़न देख लिया था हम लोगों ने, क्या क्या गवर्नमेंट की अप्रोच थी, क्या क्या ऑपरेशन चला रहे थे। ऑपरेशन ग्रीन हंट देखा था हम लोग ने, समाधान पॉलिसी देखने को मिली थी, फिजिकल पॉलिसी देखने को मिली, फिजिकल मेजर्स देखने को मिले थे हम लोग को, केस स्टडी देखी थी जिसमें सनंदा मॉडल, ऑपरेशन ग्रीन हंट, संदेश मॉडल हम लोगों ने देखा था, ग्रेहम मॉडल देखा था हम लोगों ने नक्सलिज्म से वे फॉरवर्ड को याद करा था पूरा, और इसको आपको कमेंट करके भी बताना है। देन हम लोगों ने दो कंक्लूज़न देखे थे। देन ये हमारे PYQ हैं जो आप लोग वहाँ से देख सकते हो, जिसको ऑलरेडी आप लोग टेस्ट लगा चुके हो। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद हमारा जो 4th आर है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो अब आपको क्या करना है, 4th आर जो है हमारा, जो हमारा 4th आर है ये, तो ये 4th आर का यूज़ करना है। 4th आर में क्या करना है, इससे पहले हम लोगों ने जो लेक्चर लिए थे उस लेक्चर से आपको जो भी चीज़ याद आ रहा है ना, उसको भी एक कमेंट करना है, ठीक है। तो जाओ, जितना भी याद आ रहा है सारी चीज़ लिखो। आपको खुद मैजिक फील होगा कि यार वो भी चीज़ आपको याद है और ये भी चीज़ याद है, और इतना सारे याद है, आप खुद शॉक्ड हो जाओगे अपने आप को देख के। कॉन्फिडेंस आता है इस चीज़ से, लिखो, कॉन्फिडेंस के लिए लिखो। चलो कमेंट सेक्शन में मैं आप लोग का वेट करूँगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।